हेलो बच्चों। हाय, कैसे हो आप सब लोग? अच्छे हो ना? मैं भी अच्छा ही हूँ। आज हमारा जो चैप्टर है वो है क्या? कौन सा चैप्टर है आज? आज हमारा चैप्टर है बच्चों, सॉर्टिंग एंड ग्रुपिंग ऑफ मटेरियल्स ऑफ डिफरेंट काइंड। बहुत बड़ा सा चैप्टर है। सॉर्टिंग and grouping of materials of different kinds। ठीक है ना? ओके, सो सॉर्टिंग एंड ग्रुपिंग ऑफ मटेरियल्स क्या मतलब हुआ? ग्रुप करने का मतलब क्या है? बताओ 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 बताओ। ग्रुपिंग का मतलब होता है, जैसे आपको पता है ना, ग्रुप लोगों का बना हुआ रहता है कि एक ये इसका ग्रुप है। जैसे जब मैं था अपने घर में, तो लोग बोलते थे कि संचय का जो ग्रुप है ना, संचय के ग्रुप में वो लड़का है, वो लड़का है, वो लड़का है। मतलब ग्रुपिंग का मतलब क्या हुआ? एक ऐसा कलेक्शन, मार्क माय वर्ड, अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर काइंड्स, अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर काइंड। ग्रुप दो अलग अलग तरह की चीजों का नहीं हो सकता है, ठीक है ना? ग्रुप क्या होता है? कुछ ना कुछ उसमें सिमिलैरिटी होता है, तो उसको ग्रुप होते हैं। और सॉर्टिंग, सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है? सॉर्टिंग का मतलब होता है डिफरेंशिएट करना, मतलब अलग करना। ठीक है? डिफरेंशिएट करना, अलग करना, दैट इज कॉल्ड सॉर्टिंग। ओके, तो सॉर्टिंग एंड ग्रुपिंग ऑफ मटेरियल्स। तो मटेरियल्स क्या क्या होता है ना? मटेरियल्स क्या होता है भाई? तो आपको पता होगा, सब फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर कौन कौन सा है बच्चों? द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर आर, फर्स्ट वन द सॉलिड स्टेट, ठीक है? सेकेंड द liquid state, and the third one is gaseous state। मतलब क्या? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये स्टेट ऑफ मैटर हुआ। मटेरियल मतलब क्या हुआ? आपके आसपास जो कुछ भी आप देखते हो या जो नहीं भी देख पाते हो, ऑल ऑफ देम आर called as or are known to be materials। ठीक है? इन सब को हम लोग मटेरियल्स बोलते हैं। अच्छी बात है, मटेरियल्स। तो मटेरियल्स क्या है? देयर आर 3 काइंड्स ऑफ मटेरियल, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर क्या है? व्हाट इज अ मैटर? तो हम लोग मैटर का डेफिनेशन लिख सकते हैं, दिस मैटर, मैटर एनीथिंग दैट occupies space and has mass। Okay, anything that occupies space and has mass is defined as matter। चलो, तो देखो बच्चों, अभी बहुत कुछ समझने के लिए है हमारे पास। मैटर होता क्या है कि वैसा हर चीज जिसके अंदर जिसमें कोई वजन हो, ठीक है? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस, और जो स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, कोई जगह उसको ऑक्यूपाई कर रहा है, दैट इज कॉल्ड मैटर। जिसमें वजन हो और जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है वो मैटर होता है। अब मान लो कोई सॉलिड है, सॉलिड का कोई भी चीज है, बेड है, गद्दा है, अलमीरा है, कुछ भी है, तो उसको आप जहां पे रख दो उसमें वजन होता है और वो स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा, मैटर है ना? ओके, अच्छा, अब जैसे बॉटल है, हाँ, बॉटल में आप पानी डाल दो तो क्या होता है कि उसके बाद उसके अंदर और कुछ नहीं जा सकता है। तो दैट मीन्स क्या है? पानी भी एक स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है ना? पानी डाल दो तो वो क्या है कि पानी भी एक स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, और उस बॉटल का वजन अचानक पानी डालने से बढ़ जाता है। तो बॉटल का वजन बढ़ रहा है या वाटर का? वाटर में कोई वजन है, वाटर में कोई मास है, तब तो वाटर हैज सर्टेन मास। तो क्या है कि वो
लिक्विड है वो मैटर है, वो लिक्विड है लेकिन फिर भी वो मैटर है। क्यों? क्योंकि उसमें वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, उसमें मास है। तीसरा, गैस में आ जाते हैं। आप देखो जो बलून होता है ना, बलून है तो क्या है, वो रखा हुआ है ऐसे, कोई बात नहीं है, लेकिन बलून में भी कुछ थोड़ा बहुत तो मास है, वो जहां पे आप रखो वो उतना से स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। तो बलून भी एक स्टेट ऑफ मैटर है, लेकिन सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर है। लेकिन इसके साथ अब उस बलून में क्या करो, आप हवा भरो, ठीक है। आप ऐसा कुछ कर भी सकते हो कि आप चाहो तो आप एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हो कि एक बलून का वेट देख लो, मास देख लो कि कितना है। ये पता करना तो बहुत मुश्किल है ऐसे आम लोगों के लिए, लेकिन फिर भी अगर मान लो कि 50 ग्राम है, 10 ग्राम है, ठीक है। अब क्या करो कि आप उसमें एयर ब्लो करो। जैसे ही आप एयर ब्लो करोगे तो देखोगे कि बलून जो इतना छोटा सा था वो इतना बड़ा हो गया। क्यों? इतना बड़ा कैसे हो गया? क्योंकि आपने उसके अंदर एयर डाला। एयर डालने से क्या हुआ, एयर को स्पेस चाहिए, है ना। एयर आप जो अपने मुंह से उसमें एयर ब्लो कर रहे हो, एक्चुअली कार्बन डाइऑक्साइड और जो भी कुछ आप एक्सेल करते हो वो डाल रहे हो, तो क्या है कि उसको स्पेस चाहिए रहने के लिए। तो स्पेस चाहिए तो क्या है कि धीरे 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 वो उसको जितना स्पेस चाहिए होगा, जितना ज्यादा आप डालोगे उतना ज्यादा स्पेस, तो वो उतना ज्यादा बड़ा होता जाता है। तो ये एक्सपेरिमेंट क्या शो किया कि ये वाला जो एयर है वो स्पेस तो ऑक्यूपाई करता है। अच्छा, उसके बाद आप अगर उसको फिर से वेट करोगे, वेइंग स्केल पे डालोगे, तो पता चलेगा अगर वो 10 ग्राम का था पहले हवा डालने से पहले, तो वो अब 15 ग्राम का हो गया या 20 ग्राम का हो गया, ठीक है। तो इससे क्या पता चला कि इस बलून का वजन बढ़ गया, किससे? एयर को ब्लो करने के कारण, एयर के प्रेजेंस के कारण। दैट मीन्स कि एयर भी स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रहा है और मास भी है। तो मतलब वैसा हर चीज जो स्पेस को ऑक्यूपाई करता है और उसके पास मास है, इसका मतलब वो मैटर है। तो इसका मतलब गैस भी जो है वो क्या है? मैटर है कि नहीं? तो गैस भी मैटर है। तो सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल या ग्रुपिंग ऑफ मटेरियल। अब मान लो आप लोगों को बच्चों कुछ सैंपल्स दिया गया, मान लो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जिसको हम लोग बोलते हैं, फिर वाटर H2O, फिर बेड, फिर ब्रेक, फिर बॉटल, फिर मान लो केरोसिन ऑयल, ठीक है। देख रहे हो ना, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, बेड, ब्रेक, बॉटल, केरोसिन ऑयल, मिल्क, ठीक है। आफ्टर दैट अलमीरा और व्हाइट बोर्ड, एलपीजी दिया गया, ठीक है। और सिलेंडर भी दिया गया अलग से, सिलेंडर एटसेट्रा, ठीक है। अब आपको बोल रहा है एज फॉर द मैटर ऑफ योर चैप्टर एंड द टॉपिक नेम इज कंसर्न, जस्ट क्लासिफाई देम और सॉर्ट दीज मटीरियल्स इन डिफरेंट ग्रुप्स, ठीक है। बच्चों मेरी बात को ध्यान से सुनो। आपको रैंडमली मैंने इतना सारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आर्टिकल्स का नाम दिया है, ठीक है। और अब मैं बोलूंगा कि बच्चों आप अपनी बुद्धिमता से, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज, अकॉर्डिंग टू योर इंटेलिजेंस, आपको इन 12 आर्टिकल्स को डिफरेंट ग्रुप्स में बांट देना है। चाहे आप 2 में बांटो या 3 में बांटो या 10 में बांटो। तो 12 है तो 10 में तो कोई नहीं करेगा, तो 2 या 3 में कर देना है। आपको 3 डिफरेंट ग्रुप्स में बांटना है। तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा? अपीयरेंस? नो, नॉट एट ऑल। मास? नो, नॉट एट ऑल। सबसे पहले वजन, मास वास तो कोई एक आप मास के अकॉर्डिंग किसी को ग्रुप कर ही नहीं सकते, क्योंकि हर किसी का अलग अलग मास होता है, नहीं। तो मास के अकॉर्डिंग तो आप नहीं कर सकते हो। किससे करोगे भाई? एक हो सकता है कि अल्फाबेट्स, तो अल्फाबेट्स के लिए तो 26 अल्फाबेट्स है, तो 26 अल्फाबेट में हर किसी का, मतलब ये भी बहुत अलग टाइप का ग्रुपिंग। आप कुछ भी किसी भी तरह से कर सकते हो, लेकिन ग्रुपिंग करने के लिए कम से कम आपके पास कुछ तो होना चाहिए। एक ग्रुप में कम से कम 2-4 भी तो आए, तब तो वो ग्रुप कहलाएगा ना। अगर इंडिविजुअली सबको आप लिख देते हो तो फिर तो ये भी इंडिविजुअली लिखा हुआ है, तो ये ग्रुप तो है नहीं। तो ग्रुपिंग के लिए एटलीस्ट ऐसा बने
कि एक ग्रुप में 2-4 आ जाए, फिर उसमें दूसरे में 2-4 आ जाए, फिर तीसरे में 2-4 आ जाए, तो मतलब ये 12 आर्टिकल खत्म हो जाए। नहीं, तो आप सबसे पहले क्या सोचोगे ना, अगर इन 12 आर्टिकल्स को आपको ग्रुप करना है, क्लासिफाई करना है डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में, अगर आपको इसको सॉर्ट करना है, सॉर्टिंग करना है इसका, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले 3 अलग अलग ग्रुप्स कौन कौन सा हम लोग ले सकते हैं? स्टेट ऑफ मैटर। अरे लेंगे कि नहीं? स्टेट ऑफ मैटर। क्यों? देखो, अगर हम लोग ध्यान दें तो ऑक्सीजन क्या है भाई? गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है भाई? गैस है। H2O क्या है? वाटर, दैट मीन्स लिक्विड है। बेड क्या है? सॉलिड है। ब्रिक क्या है? सॉलिड है। बॉटल क्या है? सॉलिड है। केरोसिन ऑयल क्या है? लिक्विड है। मिल्क क्या है? लिक्विड है। अलमीरा क्या है? सॉलिड है। व्हाइट बोर्ड क्या है? दिस वन सॉलिड है। एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, तो ये क्या है? ऑफ कोर्स गैस है। और सिलेंडर क्या है? सॉलिड है ना? तो अब आप देखो, अगर आप इसको सॉलिड लिक्विड गैस में करते हो तो देखो सॉलिड में कितना आ गया? 1 2 3 4 5 6 तो सॉलिड ही हो गया, है ना? 6 सॉलिड हो गया। अब दूसरा आते हैं हम लोग लिक्विड। लिक्विड में क्या क्या है हमारे पास? 1 2 3 लिक्विड्स है, तो 6 और 3 9 हो गया। अब गैस पे आते हैं, 1 2 और कहां पे है भाई गैस? 3, है ना? तो देखो ये जो डेटा मैंने दिया, इसके अकॉर्डिंग आपके पास सॉलिड का आर्टिकल्स कितना हो गया? तो 6, लिक्विड आर्टिकल्स कितना हो गया? 3, और गैशियस आर्टिकल भी कितना हो गया? 3 हो गया। 6 + 3 + 3 12 हो गया। तो देखो, अगर आपने इस तरह का कोई ग्रुपिंग किया, ऐसा अगर आपने कोई ग्रुपिंग किया है, तो मतलब आपको लग रहा है ना कि आपके इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग है बच्चों। ये जो ग्रुपिंग है, ये आपके इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग है कि आपको अगर 10 तरह का चीज दे दिया गया है, तो आप उसका ग्रुपिंग कैसे कर सकते हो, मतलब उसको किस किस कैटेगरी में रखोगे ताकि आपको आसानी हो। बात समझ रहे हो? जैसे अब देखो, आप गए होंगे कभी कभी लाइब्रेरी में गए हो। लाइब्रेरीज में क्या होता है ना बच्चों, चलिए आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको मिटा देता हूं, मिटा दू इसको। ओके, ये सारा कुछ आप लोग लिख लो, हेल्प करेगा। ओके, अब देखो लाइब्रेरी क्या होता है? लाइब्रेरी इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स ऑन डिफरेंट इश्यूज, ऑन डिफरेंट टॉपिक्स, ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स, ठीक है? तो अगर आप लाइब्रेरी में जाओगे तो लाइब्रेरी में हजारों बुक होते हैं, सैकड़ों नहीं, हजारों बुक्स होते हैं। तो लाइब्रेरी में, ये जो लाइब्रेरी है, इसमें मान लो 1000+ बुक्स हैं, ठीक है? 1000+ बुक्स हैं। तो अगर मान लो कि आपको, जैसे आप सब लोगों ने देखा होगा हाफ गर्लफ्रेंड, चेतन भगत ने एक बुक लिखी है हाफ गर्लफ्रेंड। अब आपको वो बुक चाहिए, क्या करोगे? आपको अगर मान लो 1000+ 2000 बुक्स हैं, आपको उस फाइल में बोल दे कि जाइए और जाके आप खोल लीजिए। पूरे बुक्स का ऐसे पहाड़ बना हुआ है, यहां वहां सारा कुछ। कितना प्रॉब्लम होगा? होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। ओके, अच्छा, अगर मान लो कि आपको बोला जाए कि केमिस्ट्री का क्लास 6 का बुक लेके आओ उसी फाइल में से, कितना प्रॉब्लम होगा, है ना? तो क्या है ना कि इंसान ने, ह्यूमन बींग्स ने सॉर्ट आउट करना शुरू किया। ये प्रॉब्लम था, इसको सॉर्ट आउट किया गया। तो सॉर्ट आउट कैसे किया गया? बाय कैटेगराइजिंग द स्टफ्स, बाय कैटेगराइजिंग द मटीरियल्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग? वी हैव टू put the things, we have to categorize or differentiate the things according to their unique properties या their unique identities। मतलब अगर किसी चीज के पास कोई यूनिक आइडेंटिटी है, किसी चीज के पास अगर कोई यूनिक आइडेंटिटी है, तो क्या है? वो आइडेंटिटी उसके क्लासिफिकेशन का कारण बनेगी। बात समझ रहे हो? तो अब देखो 1000+ बुक्स है, बहुत प्रॉब्लम है, क्या कर सकते हैं हम लोग? अच्छा, ऐसा करते हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, मैथ्स, हिस्ट्री, सिविक्स, है ना, ज्योग्राफी,
पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस, ओके, रोमांटिक नॉवेल्स, फिक्शन एटसेट्रा। फिक्शन मतलब होता है वैसा स्टोरीज जो एक्चुअली हुआ नहीं है, लेकिन लोग उसको एज्यूम करते हैं कि ऐसा हुआ होगा या ऐसा होता तो कितना अच्छा लगता। ठीक है, तो अब देखो 1000 बुक्स हैं, 1000 बुक्स में भी अब क्या है, मान लो कि ज्योग्राफी के का 100 बुक है, 100 बुक को हम लोगों ने किसमें, ज्योग्राफी में रख दिया। केमिस्ट्री के 100 बुक हैं, इसको इसमें रख दिया। फिजिक्स के 100 बुक हैं, इसमें से क्लासिफाई कर दिया। बायोलॉजी 100 है, इसमें रख दिया। मैथ्स 100 है, इसमें रख दिया। हिस्ट्री 100 है, इसमें रख दिया। सिविक्स 100 है, इसमें रख दिया। पॉलिटिकल साइंस 100 है, इसमें रख दिया। रोमांटिक नॉवेल्स इसमें 100 है, इसमें रखा। फिक्शन 100 है, इसमें रख दिया, है ना। तो अभी भी देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, माय गुडनेस, मैंने कसम से काउंट करके नहीं लिखा था, पता नहीं ये 10 ही लिखा गया। ठीक है ना। तो अब देखो आप 100 100 100 करके आपने सब में रख दिया, तो क्या है कि आपका लाइब्रेरी अब क्या हो गया, इजी हो गया। अब अगर देखो बच्चों, अब अगर किसी को केमिस्ट्री की बुक ही लेनी है, तो केमिस्ट्री की बुक लेनी है तो उसको पूरे लाइब्रेरी में छानना तो नहीं पड़ेगा ना, पूरे पाइल के अंदर जाके एक एक बुक को देख के हटाना नहीं पड़ेगा। अब उसके पास प्रॉब्लम क्या है, बाकी के 900 बुक्स तो पता है कि बाकी के 900 बुक्स मेरे काम के नहीं है। कितने बुक मेरे काम के हैं, 100। इस 100 में से किसी एक बुक को उसको ढूंढना है। जैसे 6 क्लास की केमिस्ट्री बुक लेनी है, ठीक है, तो केमिस्ट्री बुक है तो किस में होगी भाई, ऑब्वियसली केमिस्ट्री में होगी, बस केमिस्ट्री में जाके ढूंढेंगे। अच्छा, इसके बाद भी इसका और सॉर्टिंग हो सकता है बच्चों, इसके बाद इसका कैसे सॉर्टिंग होगा। अब बात को समझ गया ना कि अगर 1000 बुक है या 2000 है या 5000 है, तो क्या है कि जितना फिजिक्स का जितना बुक होगा, मान लो कि 1000 बुक फिजिक्स में, फिजिक्स के इसमें रख दो। एक रूम ही अलग बना दिया गया फिजिक्स का, एक रूम अलग बना दिया गया हिस्ट्री का, एक रूम अलग बना दिया गया केमिस्ट्री का। बात समझ रहे हो ना। सो दिस विल बी द वे। आफ्टर दैट अगर 100 बुक है, 100 बुक में से भी सर्च करना है, इट इज अ टफ टास्क। अरे बात समझ रहे हो ना, 100 बुक्स में से भी किसी चीज को क्लासिफाई करना, किसी चीज को सर्च करना, सॉरी, ये बहुत टफ टास्क है। तो क्या है, अब देखो लाइब्रेरी तो पूरा का पूरा अलग, लाइब्रेरी का तो पूरा बन गया रूम वाइज। ये केमिस्ट्री का रूम है, ये फिजिक्स का रूम है, ये बायो का रूम है, ये मैथ्स का रूम है। जिसको केमिस्ट्री चाहिए भाई रूम नंबर 2 में आओ, ज्योग्राफी चाहिए रूम नंबर 1, क्या चाहिए सर, रोमांटिक नॉवेल्स पढ़ना है, मारेंगे अभी रोमांटिक नॉवेल्स, चलो ठीक है कोई बात नहीं है, 9 नंबर रूम आओ। क्या चाहिए भाई सर, हिस्ट्री पढ़ना है, पटाख से 7 नंबर रूम। बात समझ रहे हो, रूम्स हो गया, बहुत अच्छी बात है। अब क्या है, इस रूम में भी बच्चों, इन रूम्स में भी इन रूम्स में भी क्या होगा, अब केमिस्ट्री के रूम में गया, अब केमिस्ट्री रूम में ही मान लो 1000 बुक्स है केमिस्ट्री की, तो 1000 बुक्स में केमिस्ट्री को कैसे सर्च किया जाए यार, बहुत प्रॉब्लम है सर, इसका कुछ हिसाब लगाइए। अरे बहुत हिसाब है यार। देखो रूम नंबर 2 केमिस्ट्री में आइए, ठीक है। अब इस केमिस्ट्री में कौन सा है, क्या किस क्लास का लेना है, तो बुक्स है 6th स्टैंडर्ड केमिस्ट्री, 7th स्टैंडर्ड केमिस्ट्री, 8th स्टैंडर्ड केमिस्ट्री, 9th, 10th, 11, 12, ठीक है। फिर आईआईटी, फिर मेडिकल, फिर अगर मान लो कोई आईएएस करना चाहते हैं तो आईएएस में रिलेटेड जो केमिस्ट्री आता है वो, बैंकिंग में जो केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, बैंकिंग, एसएससी एंड सो ऑन। अच्छा, अब मान लो 1000 केमिस्ट्री के बुक्स थे, 1000 प्लस है, ठीक है। अब 3-4 बंदा एक ही दिन में आ गया, सर मुझे केमिस्ट्री चाहिए, सर मुझे केमिस्ट्री चाहिए, सर मुझे केमिस्ट्री चाहिए। कोई बात नहीं है, एक लड़का आया कि वो आईएएस का प्रिपरेशन कर रहा है, उसको आईएएस के लेवल का केमिस्ट्री पढ़ना है। ऐसा करो, देखो इस रूम में रैक्स को बना दिया गया, ठीक है, ये अलग अलग अलमीरा बना दिया गया, असाइन किया गया। अलमीरा नंबर ए में 6th है, अलमीरा नंबर बी में 7th है, अलमीरा नंबर सी में 8th है, मतलब क्या है, ऐसा बना दिया गया। अब आपको, आप जैसे हैं मान लो कि
संवर्तिका है, संवर्तिका है, मियान मंडल है, आयान है, और भी बहुत, सिमरन है, और मैं नाम भूल रहा हूं, बहुत सारे बच्चे हैं। आई एम सॉरी, नहीं मुझे नाम एक्चुअली याद है, लेकिन मैं सबका नाम अगर लेता रहूंगा ना तो मैं भूल जाऊंगा, इसलिए सॉरी, मैंने जिसका नाम नहीं लिया उसके लिए सॉरी सॉरी सॉरी। ओके, तो देखो क्या है कि अब जैसे किसी बच्चे को, आपकी क्लास में से किसी बच्चे को जाना है तो ऑब्वियसली उसको 6 के केमिस्ट्री की जरूरत होगी। क्या बोलेंगे हम, चलो अलमारी नंबर ए में देखो, 6 में मिल गया, 1 मिनट में गए, लेके आ गए, इजी है। कोई आया, सर मैं आईआईटी का प्रिपरेशन कर रहा हूँ, लास्ट टाइम पे हूँ, क्या करूं? आईआईटी वाले केमिस्ट्री सेक्शन में जाओ यार, क्या करूं, क्या मूर्ख हो क्या? आईआईटी वाले सेक्शन में जाके केमिस्ट्री सर्च करो, क्या करोगे गधा। तो ये देखो बच्चों, तो ये क्या हुआ ना, ये क्यों किया गया ऐसा? पहले बुक्स को अलग अलग सब्जेक्ट्स में बांटा गया, फिर एक सब्जेक्ट का भी अलग अलग उसको क्लास वाइज या कैटेगरी वाइज किया गया। क्यों? जस्ट फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द ह्यूमन बींग्स, जस्ट फॉर आवर कन्वीनियंस, हमारी सहूलियत के लिए, सारा कुछ बहुत अच्छा लगे, इजीली सब कुछ हो जाए, बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग नहीं हो। दिस इज कॉल्ड सॉर्टिंग एंड ग्रुपिंग ऑफ मटेरियल। यहां पे हमने कैसे ग्रुप किया? अच्छा, ये भी बताना था कि ग्रुपिंग का अपना एक अंदाज होता है, वो अंदाज आपको समझना होगा कि आप ग्रुपिंग कैसे करते हो, क्योंकि ग्रुप अल्टीमेटली आप उन चीजों को करते हो जिनका कि आपके पास कुछ ज्यादा अमाउंट में, कुछ ज्यादा नंबर से, कुछ ज्यादा क्वांटिटी में सामान हो, और उसको आपको हैंडल करना एक साथ इजी है नहीं है, मतलब वो एक डिफिकल्ट टास्क है। तो आप क्या करते हो, उसको कैटेगराइज कर देते हो अलग अलग कैटेगरी वाइज, नहीं, क्योंकि आपको ही उसको यूज करना है, तो आप अपने हिसाब से कि आपको कब इजी होगा, जब आपको उसकी जरूरत पड़ेगी तो आप तुरंत आके उसको ले लो, उस हिसाब से आप उसको कैटेगराइज करते हो कि नहीं? ओके, तो देखो, इससे पहले जो मैंने लिया था, जो गैस था, उसमें लिक्विड था, सॉलिड था, तो मैंने उसका कैटेगरी कैसे किया? उसको मैं 6, 7, 8 स्टैंडर्ड पे तो नहीं कर सकता हूं, ना ही उसको सब्जेक्ट वाइज कर सकता हूं, नहीं ना। उसको मैंने कैसे किया? उसको मैंने सॉलिड, लिक्विड और गैस के रूप में कैटेगराइज कर दिया। अच्छा, जब बुक्स की बात आई तो बुक्स को मैंने कैसे कैटेगराइज किया? सब्जेक्ट वाइज। क्यों? क्योंकि बुक्स को हम अगर स्टेट ऑफ मैटर वाइज करते तो कोई कैटेगरी बनता ही नहीं, सारा का सारा बुक्स तो सॉलिड में है, कोई बुक लिक्विड में होता है या कोई बुक गैस में होता है, हवा में बुक ही बुक है, ऐसा नहीं ना। तो वो करने का, सॉलिड लिक्विड गैस में करने का कोई मतलब ही नहीं था, तो हमने क्या किया, उसको सब्जेक्ट वाइज कर दिया। ठीक है, अब एक सब्जेक्ट में भी बहुत सारा बुक है, तो अब क्या करें भाई, वहां पे सॉलिड लिक्विड गैस करेंगे या वहां पे भी सब्जेक्ट वाइज करेंगे? नहीं, तो उसको हमने क्या किया, अपने दिमाग लगा, अच्छा क्लास वाइज कर देते हैं, अलग अलग ग्रेड्स का। जो 6 के बच्चे हैं वो 6 वाले ग्रेड में जाएंगे, 6 वाले अलमीरा में। जो 10th के बच्चे हैं मैट्रिक में है, या जो 12th बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो 12th के इसमें जाएंगे। ठीक है, तो the categorization, the differentiation is always done according to the convenience of the human beings, just for their own convenience. ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो वो अपने खुद के कन्वीनियंस के लिए लोग सॉर्टिंग या ग्रुपिंग करते हैं मटेरियल की। चलिए, आई थिंक बात समझ में आ गई। ऐसा ही आपने देखा होगा वहां मेडिकल में भी, मेडिकल्स में भी क्या होता है बच्चों, अगर आपको एक मेडिकल स्टोर में डाल दिया जाए, कोई मान लो ना, ऐसा कोई मेडिकल स्टोर है, मान लो कि आपके सर में बहुत दर्द हो रहा है, ठीक है, सर में दर्द हो रहा है, तो आपने सोचा कि मैं डिस्प्रिन खा लेता हूं, डिस्प्रिन खा लेता हूं, या फिर आपके पेट में दर्द हो रहा है, आपने सोचा कि मैं फ्लैक्सॉन खा लेता हूं एक, ठीक है, तो आप डिस्प्रिन खा लेता हूं या फ्लैक्सॉन खा लेता हूं। आप एक अच्छे से मेडिकल स्टोर में गए, आपने बोला सर मुझे डिस्प्रिन चाहिए या सर मुझे फ्लेक्सॉन चाहिए। तो सपोज करो वो मेडिकल स्टोर ऐसा है जहां पे एक ही रूम है और वो पूरा का पूरा रूम दवा से भरा हुआ है। ठीक है, कहीं कोई रैक नहीं है, बस वो जैसे आपके घर में कचरा होता है उस तरह से उस रूम में दवा भरा हुआ है। और मेडिकल स्टोर ने ये बोला कि, मेडिकल स्टोर वाले ने आपसे ये कहा कि जाओ उस रूम में है, अपने से खोज के ले लो। ले पाओगे? जिसको माथा दर्द था वो डिस्प्रिन लेने आया, वो तो वहीं पर चक्कर खा के गिर जाएगा। अरे गिरेगा कि नहीं? गिरेगा बिल्कुल। फ्लैक्सॉन, पेट दर्द है, फ्लैक्सॉन खा रहे हैं, इतना पेट दर्द हुआ उसको खाली खोजने में पेट के साथ साथ माथा दर्द हो गया, वहीं बेहोश, है ना। तो क्या है, अब मेडिकल स्टोर्स वाले ने क्या किया, अरे भाई दवाई तो बहुत अलग अलग तरह का, बहुत अलग अलग नाम है, क्या कर सकते हैं,
बीमारी के आधार पे भी अलग, अरे बीमारी तो वही 2-3-4 है, उसके अलावा तो बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां है, तो जिसके लिए लोग मेडिकल स्टोर से अपना नाम लेके तो दवा लेने आएंगे नहीं। तो क्या किया जाए ऐसा जो कि इजी हो जाए? कुछ नहीं, 26 रैक्स बना लो, यहां पर हम लोग अल्फाबेट्स से रख लेते हैं। अब क्या है, मान लो 1000 अलग अलग टाइप के नेम्स के मेडिसिन है, लेकिन अलग अलग नेम्स के ही है ना, अलग अलग नेम्स के हैं, तो मतलब वो जरूर किसी ना किसी अल्फाबेट से शुरू होगा। A to Z का रैक्स बना दिया गया। ए वाले रैक पर एजिथ्रोमाइसिन और एमिलोपेज और ऐसा जो भी है, ए नाम से वो रहेगा। बी वाले नाम से विटामिन बी से कुछ बेरम और क्या आता है पता नहीं, मुझे तो याद नहीं है, पता नहीं मुझे नाम। लेकिन क्या है कि बी वाले बी लेटर से जिस भी मेडिसिन का नाम शुरू है वो बी वाले रैक पे रहेगा, सी नाम से जो है वो सी वाले रैक पे रहेगा। तो क्या है कि अब अगर आप आके बताते हो मेडिकल स्टोर में, या आप नहीं भी बताते हो, आप प्रेस्क्रिप्शन दिखाते हो और उसमें मान लो कि ए से ही लिखा हुआ है एजिथ्रोमाइसिन लेना है, ठीक है, तो अगर एजिथ्रोमाइसिन लेना है या मान लो ईवीएन कैप्सूल्स लेना है, ठीक है, या यूनिकार्बाजाइन लेना है यू से, तो क्या है कि लोग उतना उस पाइल में नहीं ना जाएंगे। यू से लेना है ना, यू से लेना है तो क्या है कि चलो यू वाले रैक के पास चलो, अच्छा ठीक है, यहां पे यू वाले रैक के पास आ गए। अब वहां पर जो भी मेडिसिन रखा हुआ है उसके ऊपर में नाम लिखा हुआ है, यूनिकार्बाजाइन निकाला गया, आपको दे दिया गया। ये चंद सेकंड्स में ये हो जाता है, 1-8 मिनट के अंदर आपने दवा बोला और दवा मिल गई, दवा आपको मिल गया, ठीक है ना। लेकिन अगर वही मान लो कि उसी तरह से पूरा पाइल बना हुआ रहता और आप आते कि मुझे एजिथ्रोमाइसिन दे दो, जबकि उसका नाम ए से ही है, लेकिन फिर भी उसको खोजने में मैं तो सोचता हूं और चक्कर आने लगता है ना। तो वहां पे भी कैटेगराइजेशन, वहां पे भी सॉर्टिंग करना पड़ा, किस आधार पे? तो A to Z के आधार पे। वहां पे हमने सब्जेक्ट से नहीं किया, वहां पे हमने स्टेट ऑफ मैटर से नहीं किया, कुछ भी नहीं, वहां पे हमने क्या किया, A to Z कर दिया। अच्छा, मेडिकल में ही और भी क्या है कि अगर मान लो कि सिरप्स हैं और टैबलेट्स हैं, बहुत सारे सिरप्स भी हैं, बहुत सारे टैबलेट्स भी हैं, तो यहां पर कैटेगराइजेशन किया गया सॉलिड्स और लिक्विड्स का। टैबलेट्स वाला सेक्शन इधर और जितने सिरप्स हैं वो उधर। अब सिरप्स में भी सिरप्स का एक अलग डिवीजन बना दिया गया, टैबलेट्स का एक अलग डिवीजन बना दिया गया। सिरप्स में भी अलग अलग रैक्स बनाया गया A to Z वाला, टैबलेट्स में भी अलग अलग रैक बनाया गया A to Z वाला। क्लियर है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है ही नहीं, है कि नहीं, बात समझ रहे हो? तो सॉर्टिंग और ग्रुपिंग ऑफ मटेरियल्स ऑफ डिफरेंट काइंड की जरूरत क्यों है, ये अब आप लोगों को समझ में आ गई होगी ये बात। आप भी छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन आप लोगों को भी पता होगा कि कैटेगराइज कैसे किया जाता है। जैसे कि आप 6 में हैं अभी, तो बहुत सारा बुक्स होगा आपके पास, एकेडमिक्स का बुक्स, और कॉपीज भी बहुत सारे होंगे, और आपको एक पर्सनल रैक मिला हुआ है, रूम है, और उसमें स्टडी टेबल है और साथ में रैक्स है बुक्स और कॉपीज को रखने के लिए। तो आप क्या करते हो, उन रैक्स पर मान लो कि बुक्स को फर्स्ट रैक पे रखा और कॉपीज को सेकंड रैक पे रखा, है ना। क्या है कि अगर बुक्स और कॉपीज को मिला के अगर आप रख दो एक ही रैक पे, सारा कुछ एकदम मैशअप करके, तो आपको स्कूल जाने के टाइम पे हर रोज जब रूटीन के अकॉर्डिंग बुक्स और कॉपीज लेने हैं तो आपका माथा खराब हो जाएगा, है ना। तो आप क्या करते हो, आपका माथा खराब नहीं हो हर रोज, तो आपने कैटेगराइज कर दिया, बुक ऊपर कॉपीज नीचे, ठीक है। उसी तरह से जैसे मान लो कि एक घर है, एक घर में बहुत बड़ा सा वार्डरोब है, एक ही वार्डरोब है, घर में मम्मी है, पापा है, एक छोटी बहन है, 2 भाई है, ठीक है, 5 लोग हैं। तो 5 लोगों का सबका कपड़ा है। अब सबके कपड़े को कहां रखना है भाई, एक ही अलमीरा है तो एक में ही रखना है। अब उसमें क्या है कि 5 रैक्स है, तो अंडरस्टूड रहता है, घर में ही डिवीजन हो जाता है। सुनो जी, मम्मी का कपड़ा सबसे ऊपर वाले रैक पे, पापा का कपड़ा सबसे नीचे वाले रैक पे, सबसे बीच वाले रैक पे सबसे छोटी बहन का कपड़ा। और आपको पता भी होता है, आंख बंद करके भी आप चले जाओ तो आप अपने रैक के ही पास से आपको पता होता है कि मेरा वो वाला ड्रेस कहां पे रखा हुआ है, वो वाला ड्रेस कहां पे रखा हुआ है। क्यों ऐसा क्यों किया गया? अगर मान लो उस अलमीरा में ही सारा कपड़ा, पापा का, मम्मी का, भाई का, बहन का, सबका कपड़ा एकदम एक साथ मैशअप करके रखा जाता, तो एक बार खोजने जाओ, किसी पार्टी में तैयार होने के लिए एक बार खोजने के लिए जाओ, पता चलेगा वो पार्टी खत्म हो गई तब आप पहुंच रहे हो, है ना। तो क्या है कि आपने भी उसको सॉर्ट आउट कर लिया, उसका सॉर्टिंग किया, ग्रुपिंग कर लिया, और क्या है कि रैक्स वाइज। तो क्या है ना कि कैटेगराइजेशन इज कंप्लीटली अप टू यू कि आप उसको कैसे कैटेगराइज करना चाहते हो। हर चीज के लिए अलग अलग है ना। घर में आपने सॉलिड लिक्विड गैस नहीं देखा, ABCD नहीं देखा, घर में आपने क्या देखा कि कौन
सब इंडिविजुअल है, पापा है तो उनका कपड़ा यहाँ पे रहेगा, मम्मी है तो उनका कपड़ा यहाँ पे रहेगा, है ना। तो ये कैटेगराइजेशन आपको कोई सिखाता नहीं है, ये आप खुद से सीख जाते हो, स्पॉन्टेनियस। और ये सीखते कैसे हो, आपको पता चलता है कि मुझे यहां पे प्रॉब्लम हो रही है तो इसका सॉल्यूशन क्या है, तो भाई इसको कैटेगराइज कर दो। बात क्लियर है। तो बच्चों इस तरह से कैटेगराइजेशन हुआ। नाउ स्टेट ऑफ मैटर में आप समझ गए सॉलिड, लिक्विड और गैस। चलिए मैं अब इसको रब कर दूं। सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में सॉलिड, लिक्विड, गैस, स्टेट ऑफ मैटर अगर आप चाहो तो थोड़ा बहुत लिख सकते हो सबके बारे में कि सॉलिड क्या होता है। सॉलिड हैज अ डेफिनेट शेप, ठीक है ना। सॉलिड हैज अ डेफिनेट शेप, लिक्विड एंड गैस डू नॉट हैव डेफिनेट शेप। गैस का भी कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है। बात समझ गया ना। इतना सा काफी है स्टेट ऑफ मैटर में अभी आपके लिए फिलहाल। बाकी आगे क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे कि सॉलिड सॉलिड क्यों कहलाता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिस क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और अट्रैक्शंस क्या होता है, ये सारा हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो जल्दी से इसको आप लिख लो अगर चाहो तो। ओके नाउ चलिए अब हम लोग इस पे बात करते हैं। कुछ कुछ मटेरियल्स और हैं जैसे कि मैं अलग अलग कुछ कुछ चीज देता हूं एग्जाम्पल के रूप में। हम लोग आज की क्लास एग्जाम्पल्स के तौर पे करेंगे। मैं दो ग्रुप बनाता हूं, ठीक है। इस तरफ मैं पहले लिखता हूं बुक्स, फूड्स, ग्लास, वाटर, ऑयल पेपर, व्हाइट बोर्ड, and air, specs, and tracing paper, etc. ओके ये हो गया। अच्छा इसके बाद इधर आइए, इसमें हम लोग लिखते हैं शुगर, सैंड, सॉल्ट, हनी, सॉइल, iron nails, chalk powder, एटसेट्रा। चल रहे देते हैं। देखो बच्चों अभी मैंने आपके पास दो कैटेगरीज दिया है। एक कैटेगरी में है बुक्स, वुड्स, ग्लास, वाटर, ऑयल पेपर, व्हाइट बोर्ड, एयर, स्पेक्स, ट्रेसिंग पेपर एटसेट्रा, ठीक है। तो अब आपको बताना है कि आप इन चीजों को किस किस कैटेगरी में डाल सकते हो। सबसे पहला तो आप इसको सॉलिड, लिक्विड, गैस, स्टेट ऑफ मैटर में डाल सकते हो, है ना। सॉलिड, लिक्विड और गैस अगर करोगे तो एयर आ जाएगा गैस में, सॉलिड में बुक, वुड्स, ग्लास, ऑयल पेपर, व्हाइट बोर्ड, स्पेक्स, ट्रेसिंग पेपर सारा कुछ आ जाएगा, है ना।
तो सॉलिड में इतना चीज आ जाएगा, लिक्विड में वाटर आ जाएगा और गैस में एयर आ जाएगा। तो ये कैटेगरी कर भी सकते हो, लेकिन मतलब ये भी है, इसके अलावा और क्या कर सकते हो। तो हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ पासिंग ऑफ लाइट, आई एम राइटिंग ऑन द बेसिस ऑफ पासिंग ऑफ लाइट, कौन कौन सा हो सकता है, ये भी एक आधार हो सकता है इसको कैटेगराइज करने का। क्या क्या देखते हैं। द फर्स्ट वन इज transparent objects, second one is translucent object, and the third one is opaque। ठीक है, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ऑपिक ऑब्जेक्ट। क्या क्या हो सकता है। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या है भाई, चलिए लिखिए, डेफिनेशन में लिखना है आपको। The objects that do not allow the light to pass through it, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को दिख रहा होगा। द ऑब्जेक्ट्स दैट डू नॉट अलाउ द लाइट, टू पास थ्रू इट, मतलब क्या, वैसा ऑब्जेक्ट जो लाइट को थोड़ा भी अपने से पास नहीं करने दे। इन ऑब्जेक्ट्स का क्या है ना बच्चों, इन तीनों में से बोलेगा कि सब, ओह सॉरी, ये ट्रांसपेरेंट नहीं, ये ऑपिक का हो गया। द ऑब्जेक्ट्स दैट अलाउ द लाइट, डू नॉट को छोड़ दो, सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, मैंने उल्टा पुल्टा लिख दिया। सो द ऑब्जेक्ट्स दैट अलाउ द लाइट टू पास थ्रू इट कंप्लीटली इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। मतलब क्या है कि वैसा ऑब्जेक्ट जो कि लाइट को अपने से कंप्लीटली आसपास करने दे रहा है। इन ऑब्जेक्ट्स का क्या है ना, कभी भी शैडो नहीं बनेगा बच्चों, ऐसे ऑब्जेक्ट्स का शैडो कभी नहीं बनता है। ओके, तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ऑपेक में कौन सा ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसका शैडो बनता है, तो आपका आंसर होना चाहिए ऑपेक। ठीक है, ओके, ट्रांसलूसेंट में भी लिख दीजिए विद द ऑब्जेक्ट्स that allow only a part of light to pass through it। ठीक है, अभी ऑपेक को हम लोग यहां पर से मिटाते हैं क्योंकि नीचे तक हो गया है, तो अब हम लोग ऑपेक को थोड़ा सा यहां पे लिखेंगे, है ना। तो द ऑब्जेक्ट्स दैट अलाउ ओनली अ पार्ट ऑफ लाइट टू पास थ्रू इट। कुछ आपने देखा होगा, कभी कोई बहुत थीन सा पेपर जैसे ट्रेसिंग पेपर होता है या फिर ऑयल लगा हुआ जो पेपर होता है ना, उसमें आप देखोगे ना कि थोड़ा बहुत दिखता है, थोड़ा बहुत नहीं दिखता है। तो दैट इज, वो क्या है, दैट इज ट्रांसलूसेंट। ओके, अच्छा, उसके बाद क्या है, एक बच गया बस ऑपेक। ऑपेक ऑब्जेक्ट्स क्या होता है, सेम, द ऑब्जेक्ट्स दैट डू नॉट अलाउ एनी लाइट, लिखिए आप यहां पे, एनी लाइट to pass through it। ठीक है, the objects that do not allow any light to pass through it, मतलब वैसा ऑब्जेक्ट जो कि लाइट को थोड़ा भी अपने से पास करने नहीं दे, और इन ऑब्जेक्ट्स का शैडो बनता है। ठीक है,
ट्रांसल्यूसेंट का भी थोड़ा बहुत शैडो बनता है क्योंकि ये थोड़ा बहुत लाइट को रोकता है। जो भी चीज लाइट को जितना रोकेगा उसका शैडो उतना ज्यादा बनेगा, है ना। अब देखो आप कि ऑपेक ऑब्जेक्ट है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है और ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट है। अब देखो बच्चों, मैंने यहां पे जो एग्जांपल्स लिखा है, क्या ये इन 3 कैटेगरीज में हो सकता है? एकदम हो सकता है। देखो, बुक्स किस कैटेगरी में होगा? बुक्स लाइट को पास करने देता है क्या? ये देखो, ये अगर बुक है, आप देखो यहां पे अभी कुछ नहीं है। अब मैंने इस बुक को ला दिया तो आपको पता है कि इसके पीछे का कुछ भी नहीं दिख रहा है। अगर इसके आर पार कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब यहां पे इसका जरूर शैडो बन रहा होगा और यहां पे इसका जरूर शैडो बन रहा होगा और इसके अगर आपको इसके आर पार कुछ नहीं दिख रहा है, दैट मीन्स ये ऑपेक है। बात समझ रहे हो ना? ओके। उसके साथ आप ये देखो, ये मैं आपके लिए ला रहा हूं, दिस इज अ बॉटल, ठीक है। आप इस बॉटल को देखो, इस बॉटल से आपको बहुत अच्छे से सारा कुछ नहीं दिखेगा, बहुत क्लियरली आपको नहीं दिखेगा, लेकिन थोड़ा बहुत क्लियर आपको मेरा शायद जो इस तरफ मैंने फिंगर डाला है वो आपको दिख रहा होगा शायद, है ना। तो ये क्या है कि इससे बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा ऑपेक भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि पूरा नहीं दिख रहा है और ऐसा नहीं है कि पूरा दिख रहा है। तो ना तो पूरा दिख रहा है और ना ही पूरा दिख रहा है समझ रहा है ना, मतलब बहुत अच्छे से भी नहीं दिख रहा है, मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं दिख रहा है और ऐसा नहीं है कि पूरा पूरा दिख रहा है, मतलब थोड़ा दिख रहा है, थोड़ा नहीं दिख पा रहा है ना। तो दैट इज कॉल्ड ट्रांसलूसेंट, जो कि लाइट को अपने से थोड़ा सा पास करने दो और थोड़ा सा को रोक ले। पूरा अगर पास करने देगा तो आपको एकदम साफ सुथरा दिखेगा, अगर थोड़ा भी पास नहीं करने देगा तो कुछ नहीं दिखेगा, और अगर थोड़ा पास करने दे रहा है, थोड़ा नहीं करने दे रहा है, तो आपको थोड़ा दिखेगा, थोड़ा नहीं दिखेगा, कम विजिबिलिटी। तो देखो, अब ऑपेक ऑब्जेक्ट के लिए क्या है भाई? ऑपेक के लिए बुक्स ऑपेक है, वुड्स ऑपेक है। आफ्टर दैट व्हाइट बोर्ड, देखो इस व्हाइट बोर्ड के पीछे आपको क्या दिख रहा है? नहीं, तो व्हाइट बोर्ड क्या है? ऑपेक है। ये 3 चीज हमारा जो हो गया, क्या हो गया? ऑपेक। एग्जाम्पल में लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, बुक्स, वुड्स और क्या है? व्हाइट बोर्ड, है ना। ये हो गया, ये कैटेगरी हो गया कि नहीं? ओके। इसके साथ आप देख लो ग्लास होता है ना, आप देखोगे बहुत जो बड़े बड़े लोग होते हैं या डॉक्टर्स होते हैं, उनका जो टेबल होता है, उस टेबल के ऊपर ग्लास भी रखा हुआ रहता है और उस ग्लास के नीचे बहुत तरह का कुछ अलग अलग विजिटिंग कार्ड्स या फिर अलग अलग दवाइयों के नाम, वो सब रहता है और आपको साफ सुथरा दिखता है। दैट मीन्स क्या है? वो ग्लास बिल्कुल जितना भी लाइट उस पर आ रहा है वो सब लाइट को अपने से ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है ना, अपने से पास करने दे रहा है। दैट मीन्स वो ट्रांसपेरेंट है। तो देखो बच्चों, ये ग्लास ट्रांसपेरेंट, TRANS, ठीक है। वाटर भी आप देखो, वाटर अगर एकदम गंदा वाटर नहीं है, साफ सुथरा वाटर है, तो आप उसको देखोगे तो आपको ग्लास के अंदर दिखेगा कि कुछ गंदगी तो नहीं है ना उसमें, तो वाटर भी क्या है? ट्रांसपेरेंट है। एयर आप मुझे देख पा रहे हो, मैं आपको देख पा रहा हूं, मैं अपना हाथ देख पा रहा हूं, आप लोग सब एक दूसरे को देख पा रहे हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एयर है और एयर क्या है? ट्रांसपेरेंट। अगर एयर ट्रांसलूसेंट या ऑपेक होता तो हम लोग एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं देख पाते। तो एयर क्या है? ट्रांसपेरेंट। तो ग्लास, वाटर, एयर, स्पेक्स, देखो मैं आप लोगों को देख पा रहा हूं ना, स्पेक्स पहना हुआ, मैं स्पेक्स पहन लिया, बहुत साफ सुथरा, मुझे आप लोग नहीं दिख रहे हैं, मुझे तो मोबाइल दिख रहा है, लेकिन आप लोगों को भी मैं दिख रहा हूँ और मैं भी देख रहा हूँ यार, वैसी कोई बात नहीं है। तो स्पेक्स भी क्या है? बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। स्पेक्स के ग्लासेस है, एक्चुअली स्पेक्स के ग्लासेस जो है वो ट्रांसपेरेंट है। अगर आप इसको देख लो, ये वाला जो है ना, या फिर ये बीच में जो नोज के पास है, ये सब क्या है? ये सब ऑपेक हो गया। तो स्पेक्स को भी हम लोग क्या कर रहे हैं? ट्रांसपेरेंट में डाल रहे हैं। तो देखो, अब हमारा एग्जाम्पल ट्रांसपेरेंट के लिए यहां से क्या हो गया? ग्लास है कि नहीं? वाटर, ग्लास, देन वाटर, देन स्पेक्स, देन एयर, एक्सेट्रा। बात समझ गए? ओके। ट्रांसलूसेंट मैंने बताया बच्चों, वैसा कुछ जिससे कि लाइट थोड़ा पास करे, थोड़ा नहीं कर पाए, मतलब लाइट कैन पास बट पार्शियली, ठीक है। अब पार्टली मतलब आधा पार्ट कर पाएगा, आधा नहीं कर पाता है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसलूसेंट। तो ट्रांसलूसेंट क्या है?
ऑयल पेपर्स के अगर मान लो कि आपके पास कोई पेपर है, कोई पेपर के आर पार देखने की कोशिश करना, नहीं दिखेगा। और फिर क्या करो, उस पेपर में थोड़ा सा तेल लगा दो, मस्टर्ड ऑयल ही लगा दो ना यार, खुद पता चलेगा। तेल लगा दोगे तो आपको लगेगा कि थोड़ा बहुत इधर उधर, अगर हाथ उधर पीछे रखोगे तो आपको लगेगा कि दिख रहा है। ठीक है, तो दैट इज ट्रांसलूसेंट। वो क्या है, वो किस नेचर का है भाई? तो वो है ट्रांसलूसेंट नेचर का। चलिए देखते हैं हम लोग ट्रांसलूसेंट नेचर का है तो कैसा है। कौन कौन सा है? ऑयल पेपर ट्रांसलूसेंट है। ट्रेसिंग पेपर बहुत पतला होता है, तो दिस इज ऑल्सो ट्रांसलूसेंट। आप लोग बहुत घर में देखेंगे जो विंडोज होता है, ग्लास का विंडो, तो वो क्या होता है ना, कुछ कुछ घरों में होता है ग्रीन टाइप का या हल्का सा ब्लैकिश टाइप का। वो क्या होता है कि आपको दिन में लगेगा कि उजाला है, घर के अंदर भी लाइट आ रही है, लेकिन बाहर क्या हो रहा है या बाहर वाले को घर के अंदर क्या है ये नहीं दिखता है। क्यों? क्योंकि क्या होता है ना, वो सब ट्रांसलूसेंट होता है। मतलब ग्लास को थोड़ा सा आने देंगे, थोड़ा सा उस ग्लास से आ सकता है लाइट और थोड़ा सा नहीं, ज्यादातर लाइट को रोक रहा है और थोड़े से लाइट को आने दे रहा है। तो थोड़ा सा जो लाइट आ रहा है तो आपके घर में रोशनी है, लेकिन बाकी लाइट को रोक रहा है, इसीलिए आपको बाहर का कुछ नहीं दिखता है और बाहर वाले को आपके घर के अंदर का भी कुछ नहीं दिखता है। दिस इज ट्रांसलूसेंट। तो ऑयल पेपर या ट्रेसिंग पेपर ये सब क्या, किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? ट्रांसलूसेंट का। लिख दो, चलो मैं लिख ही देता हूं यहाँ पे ट्रांसलूसेंट का एग्जाम्पल, ऑयल पेपर या ट्रेसिंग पेपर एक्सेट्रा। अच्छा, बचपन में भी आप लोगों ने किया होगा शायद, आप कभी अपना हाथ, टॉर्च होता है ना टॉर्च, उस टॉर्च के ऊपर कभी अपना हाथ रखे और फिर उसको जलाना, तो आपको लगेगा ना कि आपका पूरा हाथ लाल लाल दिख रहा है, एकदम रेडिश टाइप का। वो क्या है? दैट इज ऑल्सो ट्रांसलूसेंट। वो क्या है ना कि हाथ बहुत ज्यादा आपके लाइट को रोक रहा है, लेकिन थोड़ा सा उससे पास हो रहा है, तो वो क्या है? दैट इज ऑल्सो द ट्रांसलूसेंट नेचर। तो बच्चों ये एक कैटेगरी हो गया, हुआ कि नहीं? हाँ हो गया। चलिए आई थिंक आप लोगों ने लिख लिया होगा इसको। चलिए अब हम लोग इसके बाद और भी, अच्छा आपने देखा ना हमने क्या क्या कैटेगरी डाला उसमें, हमने इसको कर दिया ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ऑपेक। क्यों? क्योंकि हमारे पास लाइट के विजिबिलिटी की बात थी, हमने इसको अपने हिसाब से लाइट के विजिबिलिटी पे डाल दिया, है ना। एक नेक्स्ट हमने वहां पे डेटा दिया कुछ कुछ सब्सटेंसेस का, चलो मैं इसको मिटा रहा हूं। कुछ सब्सटेंसेस के डेटा यहां पे हैं आपके सामने फिर से, कि चलो इस पूरे को मिटाओ बोर्ड को। देखो, अब देखो आपको मैंने यहां पे दिया है क्या क्या है भाई। यहां पे अब दो तीन तरह का कैटेगरी हो सकता है। शुगर है, सैंड है, सॉल्ट है, हनी है, सॉइल है, आयरन नेल्स है, चॉक पाउडर है। वाह वेरी गुड। क्या क्या कैटेगरी कर सकते हैं हम लोग इसको? सबसे पहला कैटेगरी हम लोग इसका क्या कर सकते हैं? एडिबल्स एंड नॉन एडिबल्स। नहीं, अच्छा। सेकेंड, सॉल्यूबल एंड इनसॉल्यूबल इन वाटर, क्योंकि वाटर को जो है यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है। आपको मैं लिख देता हूं, वाटर इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। क्या मतलब है इसका? वाटर इज नोन एज द यूनिवर्सल सॉल्वेंट। मतलब क्या है ना कि सबसे पहले अगर हम लोगों को ये देखना है कि कौन सा चीज किस चीज में डिसॉल्व होता है, तो हम लोग सबसे पहले ट्राई करते हैं वाटर पे। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड में बहुत सा ऐसा चीज है जो कि वाटर में डिसॉल्वेबल है। ठीक है, वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। तो देखिए हमारे पास ये दो कैटेगरी है ना, दो कैटेगरी में देखते हैं हम लोग कौन कौन सा हो सकता है भाई। एडिबल्स और नॉन एडिबल्स। बिल्कुल, एडिबल्स में हम लोग किसको किसको डाल सकते हैं? एडिबल्स में
शुगर खा सकते हैं हम लोग, तो शुगर्स एडिबल है, शुगर एडिबल है। सॉल्ट खा सकते हैं, एडिबल है। हनी खा सकते हैं, एडिबल है। सॉइल नहीं खा सकते, चॉक पाउडर नहीं खा सकते, आयरन नेल्स नहीं खा सकते, सैंड नहीं खा सकते। तो दीज आर ऑल नॉन एडिबल्स। ये सब तो नॉन एडिबल्स हो गया। अरे हुआ कि नहीं बोलो, हुआ ना? ओके, अब देखो दूसरा हम लोग सॉल्युबल और इनसॉल्युबल इन वाटर। वाटर में सॉल्युबल कौन कौन होता है, जो मतलब पूरा का पूरा डिसॉल्व हो जाए, कौन कौन सा होगा सोचो। तो सॉल्युबल इन वाटर क्या है? फिर से जो खा सकते हैं, जो खा सकते हैं वो सब तो सॉल्युबल इन वाटर है ही। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो खाते हैं वो सॉल्युबल इन वाटर ही हो, लेकिन क्या है कि मैं इसमें से आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। तो अब देखो शुगर, आप देखोगे शुगर और पानी जब मिलाओगे तो वो सॉल्यूशन बन जाता है ना। अरे सॉल्यूशन बनता है कि नहीं शुगर और वाटर, या फिर सॉल्ट और वाटर। चलिए अब हम लोग सॉल्यूशन पर भी आज बात कर ही लेते हैं, सॉल्यूशन पर। उसके बाद हम लोग बात कर लेंगे अपीयरेंस पर, ठीक है, अपीयरेंस पर, हार्डनेस पर, और दैट इज फिर ओके हो जाएगा। चलिए सॉल्यूशन, अब सॉल्यूशन क्या होता है पहले हम लोग देख लेते हैं। चलो वाटर सॉल्युबल हम लोग को देखना है, तो सॉल्युबल इन वाटर में कौन कौन होगा भाई? सॉल्युबल इन वाटर में सॉल्ट आपको पता है सॉल्युबल होता है, पानी में घुल जाता है। शुगर सॉल्युबल होता है, हनी सॉल्युबल होता है ना, ये सब सॉल्युबल होता है। इनसॉल्युबल इन वाटर सॉइल सॉल्युबल नहीं होता है, आपको पता है। आप थोड़ा सा सॉइल को डालो पानी में, उसको थोड़ा सा स्टीर करोगे तो वो पानी पूरा गंदा हो जाएगा, लेकिन कुछ देर के लिए छोड़ो तो वो नीचे बैठ जाएगा। लेकिन क्या चीनी के साथ ऐसा होगा? एक बार चीनी जो मिल चुका है वो कभी नीचे जाके नहीं बैठता है, या सॉल्ट जो मिल चुका है वो कभी नीचे जाके नहीं बैठेगा, या हनी को जो जिसको आप पूरा पूरा वाटर में डिसॉल्व कर दोगे वो फिर नीचे जाके नहीं बैठेगा, लेकिन सॉइल बैठ जाएगा। सैंड है ना। आफ्टर दैट क्या है? आयरन नेल्स, आयरन नेल्स। आफ्टर दैट चॉक पाउडर। ये सारा कुछ क्या हो जाएगा बच्चों? ये सारा कुछ हो जाएगा इनसॉल्युबल इन वाटर। तो यहाँ पे हमारे पास दो कैटेगरी हुआ। ओके, सॉल्यूशन को अब हम लोगों को थोड़ा सा देख लेना बहुत जरूरी है। सॉल्यूशन क्या होता है ना बच्चों? सॉल्यूशन इज a combination of solute and solvent is called as solution। ठीक है, A combination of solute and solvent is called solution। I think आप लोगों को ये सारा कुछ पता चल गया होगा, है ना। सॉल्यूट सॉरी एडिबल्स नॉन एडिबल्स हम लोगों ने कैसे कैटेगराइज किया, इसको दो कैटेगरी में हम लोग डाला, या तो एडिबल नॉन एडिबल, या नहीं तो मतलब एडिबल मतलब खाने योग्य, और नॉन एडिबल मतलब जो नहीं खाया जा सकता है, और सॉल्युबल मतलब जो पानी में सॉल्युबल है, और इनसॉल्युबल मतलब जो पानी में सॉल्युबल नहीं है। चलिए अब मैं इसको मिटा देता हूं। सॉल्यूशन क्या होता है बच्चों? मैंने एक वर्ड बोला आपको, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है ना? सॉल्यूशन इज अ कॉम्बिनेशन, या फिर आप इसको मिक्सचर भी लिख सकते हो। अ कॉम्बिनेशन या मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज कॉल्ड एज सॉल्यूशन। अच्छा, अब ये सॉल्यूट क्या है भाई? सॉल्यूट एंड देन सॉल्वेंट। देखिए सॉल्वेंट SOLVENT, और सॉल्यूट क्या है? एनीथिंग प्रेफरेबली सॉलिड। ठीक है, मैं बता रहा हूं, एनीथिंग that dissolves in solvent is called solute। ठीक है, एनीथिंग दैट डिसॉल्व्स इन सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्यूट। और बिल्कुल उसी तरह से
मैं आप लोगों के लिए कितना चीजों को सजाने की कोशिश कर रहा हूं। चलो, और a liquid that dissolves the solute in it is called as solvent. ओके, अब देखो बच्चों, आपके पास साफ साफ है सॉल्यूशन क्या हुआ भाई? अ कॉम्बिनेशन और मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। नहीं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मिक्सचर को हम लोग सॉल्यूशन बोलते हैं। सॉल्यूट क्या होता है? तो सॉल्यूट एनीथिंग, कोई भी ऐसा चीज, प्रेफरेबली सॉलिड। प्रेफरेबली का मतलब हम ऐसा कोशिश करते हैं कि वो सॉलिड ही हो। सॉल्यूट के लिए ऐसा सोचा जाता है कि वो सॉलिड ही हो। तो वैसा सॉलिड या वैसा सब्सटेंस, वैसा कोई चीज दैट डिजॉल्व्स इन सॉल्वेंट, जो कि सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो जाए। तो अब सॉल्वेंट क्या है भाई? सॉल्वेंट अ लिक्विड दैट डिजॉल्व सॉलिड इन इट, वैसा लिक्विड जो कि सॉल्यूट को अपने अंदर डिजॉल्व कर ले। सॉल्यूट क्या है? वैसा चीज जो सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो जाए। और सॉल्वेंट क्या है? वैसा चीज जो सॉल्यूट को अपने अंदर डिजॉल्व कर ले। बात समझ रहे हो? अब फॉर एग्जाम्पल, नाउ लेट्स टेक द इंस्टेंस ऑफ शुगर प्लस वाटर। क्या बना देता है? चीनी पानी। चीनी पानी आगे नहीं, और चीनी पानी चीनी पानी चीनी पानी चीनी पानी बना देता है। ओके, तो देखो बच्चों, शुगर प्लस वाटर मेक्स चीनी पानी। तो अब इसमें से ये तो बात समझ में आ गई कि चीनी पानी एक सॉल्यूशन है। नहीं, दो चीज मिला या दो से अधिक चीज भी मिलता है तो सॉल्यूशन बन जाता है। इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पे कॉम्बिनेशन या मिक्सचर। तो दो या दो से अधिक चीज मिला तो भाई ये जो चीनी पानी है ये तो हो गया हमारा सॉल्यूशन, है ना? ओके, अब इसमें से सॉल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है? शुगर के बारे में आते हैं। शुगर किस स्टेट में है? तो भाई सॉलिड स्टेट में है ना? चलो, अच्छी बात है कि सॉलिड स्टेट में है। तो सॉल्यूट के बारे में लिखा हुआ है एनीथिंग दैट डिसॉल्व्स इन सॉल्वेंट, जो कि सॉल्वेंट में घुल जाता है। शुगर सॉल्वेंट में घुलता है क्या? शुगर वाटर में घुलता है क्या? हाँ, शायद। अच्छा, तो सॉल्वेंट क्या होता है भाई? अ लिक्विड दैट डिसॉल्व्स द सॉल्यूट इन इट। अ लिक्विड दैट डिसॉल्व्स द सॉल्यूट इन इट। अच्छा, सॉल्वेंट वैसा कोई लिक्विड है जो कि सॉल्यूट को अपने में घोल लेता है। तो वाटर चीनी को अपने में घोल लेता है ना? हाँ, अगर वाटर चीनी को अपने में घोल लेता है तो वाटर क्या हो गया? सॉल्वेंट हो गया। और अगर चीनी वाटर में घुल जाता है तो चीनी क्या हो गया? अरे सॉल्यूट हो गया ना। बात समझ रहा है? तो बच्चों, तो इस तरह से सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मेक्स सॉल्यूशन। वही मैंने लिखा है ना, अ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज सॉल्यूशन। तो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉल्यूशन बना दिया। सॉल्यूट कौन है? शुगर। सॉल्वेंट कौन है? वाटर। और बन क्या गया? चीनी पानी। अच्छा, उसी तरह से अगर मान लो हम लोग नींबू पानी बेच रहे हैं, नींबू पानी नींबू पानी नींबू पानी, तो क्या है कि नींबू मतलब जानते हो ना, नींबू लेमन, तो नींबू का रस है, ठीक है? तो नींबू जूस लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे। अब ना लेमन जूस कौन लेगा? नींबू जूस प्लस वाटर मेक्स नींबू वाटर मेक्स नींबू पानी। अरे है कि नहीं? मेक्स नींबू पानी, है ना? तो नींबू जूस प्लस वाटर मेक्स नींबू पानी। हाँ, तो ये नींबू पानी बना रहा है। अब इसमें से सॉल्यूट कौन है, सॉल्वेंट कौन है? हमने यहां पे तो सॉल्यूट में लिख लिया प्रेफरेबली सॉलिड। तो हम प्रेफरेबली वर्ड लिखने का मतलब है कि ज्यादातर केसेस में सॉलिड होता है, लेकिन अगर दो सॉल्यूशन बना हुआ है वहां सॉलिड है ही नहीं तो क्या करेंगे? तो मतलब वहां भी एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट तो होगा। तो उस केस में बच्चों जो ज्यादा मात्रा में होगा दैट विल बी सॉल्वेंट इन मोर क्वांटिटी। ठीक है? जो ज्यादा क्वांटिटी में हो वो सॉल्वेंट, जो कम क्वांटिटी में हो वो सॉल्यूट। ठीक है? अब देखो, नींबू पानी में
नींबू जूस और वाटर में हमेशा ज्यादा क्वांटिटी में कौन होता है? वाटर। तो वाटर क्या हो गया? सॉल्वेंट। हुआ कि नहीं? नींबू जूस कम क्वांटिटी में रहता है थोड़ा सा, तो नींबू जूस क्या हो गया? सॉल्यूट। बात समझ में आ गई? क्या बना दिया? नींबू पानी सॉल्यूशन। क्लियर है बच्चों? तो इस तरह से हमने सॉल्यूशन को देख लिया, सॉल्वेंट देख लिया, सॉल्यूट देख लिया। ठीक है। तो बच्चों आज के लिए हम लोग अपने क्लास को यहां पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट एक और क्लास में हम लोग इस चैप्टर को सॉर्टिंग एंड ग्रुपिंग ऑफ मटेरियल्स ऑफ डिफरेंट काइंड में थोड़ा सा एलिमेंट, हार्डनेस, अपीयरेंस पे बात कर लेंगे। ठीक है ना? हार्डनेस पर, अपीयरेंस पर, मेटल नॉन मेटल पर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे और फिर हमारा चैप्टर ओवर। ओके, तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लो और तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय बाय।